गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग बायोलॉजी की सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें क्या सिलेबस आएगा, किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, इन सब चीज़ों की बात हम आज सिलेबस डिस्कशन के दौरान करेंगे। तो देखिए बेटा, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो रिप्रोडक्शन का रहेगा बेटा। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं बेटे। एक होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखिए बेटा, एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिमिलर टू इटसेल्फ ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन है बेटे, ये ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती हैं ये 2 मोड से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। फर्स्ट मोड रहेगा एसेक्सुअल, देन सेकंड रहेगा सेक्सुअल। यहां पर एसेक्सुअल मोड के अंदर देखिए बेटा, ये दिया हुआ है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड होते हैं उसमें बाइनरी फिजन की बात करेंगे। बाइनरी फिजन का मीनिंग होता है एक ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और ईच जो पार्ट है वो न्यू इंडिविजुअल की तरह वर्क करने लगता है। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन में बेटा स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन होगा इसमें। इन स्पोर्स के अंदर अपन कॉनिडिया की बात करेंगे, ठीक है, एप्लेनो स्पोर की बात करेंगे, जू स्पोर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह के स्पोर, बेसिडियो स्पोर, इन सब की बात की जाती है। देन बडिंग बेटा, बडिंग आप जानते हैं कि एक आउटग्रोथ होती है बॉडी के ऊपर, और ये आउटग्रोथ थोड़ा अपने साइज में एनलार्ज होता है। देन ये सेपरेट हो जाएगा मेन बॉडी से, और आफ्टर सेपरेशन ये न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। देन हम जेम्यूल की बात करेंगे, फिर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। जेम्यूल आप जानते हैं स्पंज के अंदर प्रेजेंट होता है बेटे। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा बेटे कि इंडिविजुअल का जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और ईच फ्रेगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। देन हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम बाय रूट, स्टेम एंड लीफ, तीनों जो वेजिटेटिव पार्ट हैं इनकी हेल्प से हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। देन बेटे इसी में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 इंडिविजुअल्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है मेनली, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन इसमें होता है, मियोसिस डन होता है, ठीक है। फिर इसको 3 फेजेज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हम जुवेनाइल फेज की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं और सेंसेंट फेज की बात करते हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद में हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, या हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 इवेंट्स के अंदर डन होता है, जिसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर रहेगा बच्चों। इसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
तो यहाँ पर बेटे देखिए प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी। आप जानते हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइट होती है वो फ्लावर होता है, और फ्लावर आप जानते हैं यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं और बाईसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं बेटा, इनके अंदर 4 वॉल्स होते हैं, उनमें से 2 एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वॉल बोले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और इन्हीं एंड्रोसियम और गाइनोसियम की हेल्प से यहाँ पर एंड्रोसियम जो है वो मेल गैमेट फॉर्म करेगा बेटे, और गाइनोसियम जो है वो फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्लावर की हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर मेल जो गैमेट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, इसकी हम बात करेंगे। फिर बेटे पॉलिनेशन के टाइप्स की बात करेंगे। आप जानते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर सिंगल जो प्लांट होगा उसी के पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के आप कह सकते हैं गाइनोसियम या स्टिग्मा पर फॉल डाउन हो जाते हैं, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और 2 डिफरेंट जो प्लांट होते हैं सेम स्पीसीज के होने चाहिए, तो 1 प्लांट का मेल गैमेट जो है वो अनदर प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या आप कह सकते हैं गाइनोसियम या स्टिग्मा पर फॉल डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फिर बेटे इनके जो मोड्स हैं उनकी बात की जाएगी कि क्रॉस पॉलिनेशन के मोड क्या हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं विंड की हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है बेटे, इसके बाद में इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है, बर्ड्स की हेल्प से होता है, स्नेक की हेल्प से होता है, बैट्स की हेल्प से होता है। ये सारे पॉलिनेशन के हम टाइप्स और एजेंसीज की बात करेंगे, इन सब के एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। फिर है बेटे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज की बात करेंगे। फिर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे कि पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसमें एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन की बात की जाती है कि एक स्टिग्मा जो होता है वो अपनी स्पीसीज के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है और अनदर स्पीसीज के पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। इट मीन्स ये हुआ कि स्टिग्मा जो है वो परमिशन देता है एक पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने की और एक पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन से रोकने की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली हम इन 2 इवेंट्स की यहाँ पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में बात करेंगे। फिर डबल फर्टिलाइजेशन की बात होती है। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आप जानते हैं कि 2 इवेंट्स की बात की जाएगी। एक ट्रू फर्टिलाइजेशन की बात होगी जिसे हम सिनगेमी के नाम से जानते हैं, और अनदर जो इवेंट होगा उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर सिनगेमी की हेल्प से आपको पता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ट्रिपल फ्यूजन की हेल्प से यहाँ पर ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म, ड्यू टू दैट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अगेन हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जिसमें 3 टाइप के एंडोस्पर्म की स्टडी की जाएगी। ठीक है, इसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड होलोबियल एंडोस्पर्म की बात की जाएगी। देन हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे बेटे। इसके अंदर मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी फिर हम सीड डेवलपमेंट की बात करेंगे और फ्रूट फॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ सीड वाले पार्ट में हम देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीयूटी की बिहाफ से, जिसके अंदर हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड की बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्स एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस भी या एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से भी
जानते हैं। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म रिमेन रहता है वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, और जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यूज हो जाता है वो बेटे क्या कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। एक जनरल वे पे हम देखें तो एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो मोनोकोट होते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो डाइकोट होते हैं, क्योंकि डाइकोट सीड जो होता है उसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो कोटिलिडोन के अंदर स्टोर हो जाता है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पेशल मॉड्स की बात करेंगे, एपोमिक्सिंग की बात करेंगे, पार्थेनोकार्पी की बात करेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी की बात करेंगे, और सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, एपोमिक्सिस आप जानते हैं बेटे कि इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मियोसिस की कंडीशन भी आपको देखने को मिलती हैं। पार्थेनोकार्पी है तो यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी का कन्वर्जन होगा किसके अंदर बेटे, फ्रूट के अंदर, तो इसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है वन सीड में मैनी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आएगा वो आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए बेटे फर्स्ट ऑफ हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स की बात करेंगे हम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बेटे आपको क्लियर कट ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेक्स ऑर्गन्स जिनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, तो मेल की बात करेंगे तो टेस्टिस होंगे, फीमेल की बात करेंगे तो ओवेरी होंगे। ठीक है, इसके अलावा एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स की बात की जाएगी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो मेल है तो आपको पता है कि उसके अंदर सेमिनल वेसिकल आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी एंड काउपर्स ग्लैंड आ जाएगी। फीमेल है तो उसके अंदर मेमरी ग्लैंड आएंगी और बार्थोलिन ग्लैंड्स आएंगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए बेटा गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल के अंदर oogenesis होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग है कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और oogenesis का मीनिंग है कि किस तरह से ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में फीमेल का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। इम्प्लांटेशन में आप जानते हैं बेटे कि जो ब्लास्टूला होता है उसका यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ बाइंड हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। फिर प्रेगनेंसी होगी, प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में हम पार्चुरेशन पढ़ेंगे बेटे और लैक्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पार्चुरेशन आप जानते हैं कि फीटस का फीमेल बॉडी से बाहर आना, और लैक्टेशन का मतलब होता है फीडिंग करवाना। यहाँ कोलेस्ट्रम की बात करेंगे जो एंटीबॉडी रिच होता है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपका ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर देखिए सबसे पहले आपके पास नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी की बात की जाएगी। अब यहाँ देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अपन सबसे पहले WHO की डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ठीक है, एंड फिजिकल वेलबींग की बात की गई है। उसके बाद में इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे पहले थिंक करना स्टार्ट किया, और उसने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये फर्स्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, फिर भी हमारा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है बेटे, इसके बाद में हम कि पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन से क्या डीमेरिट्स डेवलप होते हैं उसकी बात की, और पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किस तरह से आप कह सकते हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। तो हाई जो पॉपुलेशन होती है उसके क्या इम्पैक्ट
आते हैं सोसाइटी के ऊपर, उनकी भी इसके अंदर बात की जाती है। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उनकी बात की जाएगी। तो ये देखिए, ये बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स की बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं बेटे, उसके अंदर हम बात करेंगे नेचुरल मेथड की बात करेंगे, बैरियर्स की बात करेंगे, इसके बाद में आईयूडी की बात करेंगे, फिर हम पिल्स की बात करेंगे और फिर हम सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, नेचुरल जो मेथड होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि नेचुरली हम ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज होने से ब्लॉक करने का काम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल जो मेथड है वो 3 मेथड है बेटे, आपको पता होगा। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका लैक्टेशनल पीरियोडिक एब्स्टिनेशन, सेकंड आएगा आपका एक्सटर्नल विड्रावल एंड थर्ड आएगा लैक्टेशनल अमीनोरोइया। फिर ऐसे ही हम बैरियर की बात करेंगे बेटे, बैरियर के अंदर हम कंडोम्स की बात करेंगे जो मेल एंड फीमेल कंडोम की फॉर्म में होंगे। थर्ड हम बात करेंगे आईयूडी की, जिसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये डिवाइसेज जो हैं वो फीमेल के यूट्रस के अंदर आप कहेंगे कि रजिस्टर्ड जो, या आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस जो डॉक्टर और नर्स होते हैं उनसे इनको आप कह सकते हैं कि बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है। और ये जो आईयूडी होती हैं वो 3 टाइप की है बेटे, आप कहेंगे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ये 3 टाइप की आईयूडी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पिल्स की बात करेंगे बेटे, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरोन से इनको बनाया जाता है। ये पिल्स 2 टाइप की हैं, एक डेली टेकन पिल है जिसमें मालाडी की बात करेंगे, और एक वीकली टेकन पिल है बेटा जिसके अंदर हम सहेली की बात करेंगे, जिसे CDRI लखनऊ के द्वारा रेडी किया गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके बाद में हम बेटे इम्प्लांट्स की बात करेंगे, जो स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, इनका ड्यूरेशन भी काफ़ी लॉन्ग होता है। फिर हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल जो मेथड होते हैं बच्चों, इन सर्जिकल मेथड के अंदर वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे। वेसेक्टोमी जो है वो मेल में की जाती है बेटा, और ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल में की जाती है। वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। ठीक है बेटे, इसके बाद में देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जाएगी, यानी MTP की। MTP जो है वो आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर 45 to 50 मिलियन MTP जो है वो एवरी ईयर डन की जाती हैं। और ये आप कहेंगे कि इंटेंशनली टर्मिनेशन करवाया जाता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि MTP के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस के अंदर MTP को अलाउ किया गया है। एक अमाइनो सिंथेसिस दिया गया है बेटे, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसको कवर अप करते हुए एक एमनियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये एमनियन मेम्ब्रेन जिस फ्लूइड को कंटेन करती है, जिसको कवर अप करके रखती है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो एक नीडल की हेल्प से फीमेल का जो एब्डोमेन है उसके अंदर नीडल को इंजेक्ट किया जाता है और उससे एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें एम्ब्रियो की जो सेल्स होती हैं, जो आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियो के ऊपर से हटती रहती हैं, वो सेल्स जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो उसकी हेल्प से हम इन एम्ब्रियो सेल की स्टडी कर सकते हैं, और इस स्टडी में हम ये पता कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियो होगा, जो फीटस होगा, वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र तो नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ इसका डीमेरिट है कि एमनासेंटेसिस के द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन भी हो जाता है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था एमनासेंटेसिस को। ठीक है, इसके बाद में इनफर्टिलिटी की बात की जाती है बेटा। तो 2 ईयर तक फ्रीली इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर कोई कपल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में अनेबल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। फिर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है।
इसको हम ART के नाम से जानते हैं बेटा। कई बार ये CUT के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज ART, तो आपको याद रखना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART के नाम से जानी जाती हैं। इसमें IUF, IUI, ZIFT, GIFT, ठीक है, इनकी बात की जाएगी। IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है बेटे। IUI को इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोला जाता है। ZIFT को जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोला जाता है। GIFT को गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोला जाता है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आता है, तो और ICSI भी आता है, इंट्रासेल स्पर्म इंजेक्शन भी इसके अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, ये आपके 4 चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट हो गए। इसके बाद में सेकंड यूनिट है जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की है। जेनेटिक्स वाले में देखिए फर्स्ट जो पार्ट रहेगा वो हेरेडिटी एंड वेरिएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात इसके अंदर की जाएगी। इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात की जाएगी। फिर डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेशन, कोडोमिनेशन, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फाइलोजेनिक इनहेरिटेंस, इन सब की बात की जाएगी। अब देखिए जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है बेटा, इसके अंदर इनिशियल स्टेज में हम मेंडल की हिस्ट्री की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट पे, और पी प्लांट के कौन से कॉन्ट्रास्टिक ट्रेड्स को मेंडल ने आइडेंटिफाई किया था, उन ट्रेड्स की बात हम इसके अंदर करेंगे। तो आप उन 7 कैरेक्टर की बात करेंगे जिनको मेंडल ने पी प्लांट में आइडेंटिफाई किया था। इसके बाद में बेटे हम एक टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। टेस्ट क्रॉप आप जानते हैं F1 जनरेशन का अगर जीन कॉम्बिनेशन हमें आइडेंटिफाई करना है तो F1 जनरेशन का क्रॉस हम जब रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं तो बेटे इसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इन दोनों क्रॉस के ऊपर बेसिस 3 प्रिंसिपल की बात करेंगे जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इसको ही बात हम करेंगे, या यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ की हम बात करेंगे। और थर्ड आपके पास जो लॉ रहेगा वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब की बात करेंगे। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन आ जाएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है बेटे। इसके बाद में मल्टीपल एलील की बात करेंगे हम। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लड ग्रुप रहेगा। फिर प्लियोट्रॉपी की बात करेंगे हम, ठीक है बेटे। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी की बात करेंगे जिसको सटन और बॉवेरी ने प्रपोज किया था। इसके अंदर क्रोमोसोम और जीन में क्या सिमिलरिटीज हैं, इन सब चीज़ों की बात की जाएगी। यहीं पर बेटे लिंकेज की स्टडी की जाएगी। ये देखिए आपको दिया गया है, ये लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात की जाएगी। फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होते हैं बेटा जो अकॉर्डिंग टू मेंडल इनहेरिटेंस को शो करते हैं, यानी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने चाहिए। इसके अंदर आपके पास थैलेसेमिया आ गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ पर देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक आपका थैलेसेमिया यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा आप हीमोफीलिया की बात करेंगे वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करेंगे वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे ही एक डिजीज है जिसे फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है, वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। इसके बाद में देखो बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की सर्च होगी बेटा, ठीक है, जिसमें डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में सर्च किया गया। फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे, आरएनए की स्ट्रक्चर की बात इसमें की जाएगी। फिर डीएनए पैकेजिंग की बात होगी कि डीएनए जो है वो किस तरह से एक पॉजिटिवली चार्ज एल्केलाइन जो प्रोटीन
है हिस्टोन, उसके साथ किस तरह से बाइंड अप होता है, किस तरह से इतना लॉन्ग जो 2 मीटर जो डीएनए है वो किस तरह से पैक किया जाता है एक स्मॉल साइज की सेल के न्यूक्लियस के अंदर। फिर डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हम डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने की बात करेंगे। इसी रेप्लिकेशन से पहले आ जाता है बेटा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए से प्रोटीन की ओर जो ट्रांसफर होता है उसी को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए से डीएनए में जाती है तो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से उस इंफॉर्मेशन का आरएनए में ट्रांसफर होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से उस इंफॉर्मेशन का प्रोटीन में जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और इसी को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं, जिसको क्रिक ने प्रपोज किया था। इसके बाद में बेटे ये ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, यानी आरएनए किस तरह से फॉर्म किया जाता है। फिर जेनेटिक कोड की बात करेंगे, फिर ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ट्रांसलेशन में हम आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे एंड रेगुलेशन की बात करेंगे। जीन रेगुलेशन के अंदर हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेक ऑपेरॉन की स्टडी करेंगे। फिर जीनोम की बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों ही चैप्टर इस तरह के चैप्टर हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पिक किए जाते हैं बेटा, हाईएस्ट क्वेश्चन यहीं से पिक किए जाते हैं। इसके बाद में इवोल्यूशन देखिए बेटे, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात होगी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात होगी और एविडेंस की बात होगी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की क्या एविडेंस है। ये पैलेंटोलॉजिकल होंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी के होंगे, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड होंगे, मॉलिक्यूलर एविडेंस होंगे। फिर डार्विन के कंट्रीब्यूशन की बात होगी, फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात होगी, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे, वेरिएशन क्या होते हैं, तो वेरिएशन म्यूटेशन से और रिकॉम्बिनेशन से डेवलप होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की स्टडी करेंगे जो डार्विन ने दिया था विद एग्जांपल। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल की बात करेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे और लास्ट में हम ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हार्डी विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके एनाटॉमिकल एविडेंस है वो भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लास्ट में एक ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है उसमें से एक क्वेश्चन पिक होता है। तो इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर रहेगा। बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 3, इसके अंदर पहले बेटा हम डिजीज एंड हेल्थ की बात करेंगे। इसमें देखिए पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं बेटे, जो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को ऊपर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। ये ह्यूमन में डिजीज को कॉज करते हैं। डिजीज में मलेरिया की बात करेंगे, फाइलेरियसिस की बात करेंगे, एस्केरियसिस की बात करेंगे, टाइफाइड की बात करेंगे, निमोनिया की बात करेंगे, कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, अमीबाइसिस और रिंगवॉर्म। इन सब डिजीज की यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। ये डिजीज जो है वो 2 टाइप की रहेंगी, कंटामिनेटेड डिजीज एंड नॉन कंटामिनेटेड डिजीज, ठीक है। फिर इम्यूनोलॉजी की बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसमें हम एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर की भी यहीं पर बात करेंगे। फिर किस तरह से वैक्सीन डेवलप होती है, कौन कौन सी वैक्सीन, और कैंसर की बात करेंगे, HIV की बात करेंगे, एड्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर एडोलसेंस की बात करेंगे और ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। मेरे हिसाब से ये ड्रग और एल्कोहल एब्यूज वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बनता है, जिसकी बात ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ से पिक किया जाता है। इसके बाद में देखिए इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें प्लांट ब्रीडिंग की बात होगी जिसमें टिश्यू कल्चर आएगा, सिंगल सेल प्रोटीन की भी बात होगी, इसमें स्पाइरुलिना वगैरह की स्टडी की हम बात करते हैं, टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपोगेशन की बात करते हैं, ठीक है।
प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या प्रोसीजर होंगे, किस तरह से हम प्लांट्स में ब्रीडिंग को डन करते हैं, इस बात को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर बायोफोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर, जो हनी बी का प्रोडक्शन, फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, यानी एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है। इसके बाद में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर देखिए इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग के अंदर माइक्रोब के अंदर बेसिकली यहाँ पर बात की जाएगी लैक्टोबैसिलस यानी लैब बैक्टीरिया की, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से ये कन्वर्जन होता है उसकी डिटेल में स्टडी यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद में हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर इडली और डोसा की बात की जाती है कि वो किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। यहीं पर आपको बताया जाएगा कि फिश को फर्मेंटेट करके, बैम्बू स्टेम जो होता है उसको फर्मेंटेट करके उसको फूड मटेरियल प्रिपेयर किए जाते हैं, ये बात भी यहीं पर की जाएगी। इसके बाद में ब्रेड फॉर्मेशन की बात होगी जिसमें सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी की बात की जाती है। तो यहाँ बेसिक जो रहेगा वो ये रहेगा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है उसके अंदर किस बैक्टीरिया या फंगी का यूज किया जाता है, ये सबसे वेरी बड़ी बात यहाँ पर रहेगी। तो ये इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात होगी। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर एल्कोहल फॉर्मेशन की बात होगी, जिसके अंदर फर्मेंटर्स का यूज करते हुए एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें भी सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी का यूज किया जाएगा, जिसे बीवर्स यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एल्कोहल यहाँ पर टू टाइप के हैं, डिस्टिलेटेड एंड नॉन डिस्टिलेटेड। ठीक है, डिस्टिलेशन के अंदर आप जानते हैं एल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होगा, नॉन डिस्टिलेशन के अंदर एल्कोहल कंटेंट क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा। एक तो रम दिया गया है, एक ब्रांडी दिया गया है, एक विस्की दिया गया है। ये सारे के सारे जो हैं वो डिस्टिलेशन प्रोग्राम के हैं, और वाइन और बियर जो दी गई है वो नॉन डिस्टिलेशन प्रोग्राम से डेवलप की जाती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो कुछ एसिड्स की बात करेंगे, जैसे एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी बात यहीं पर की जाएगी। यहीं पर हम पेक्टिनेज एंड प्रोटीजेज की बात करेंगे। यहीं पर हम लाइपेज की बात करेंगे जिसका डिटर्जेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। यहीं पर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन की बात करेंगे बच्चों। इसके बाद में देखिए आपका सीवेज ट्रीटमेंट की बात होगी कि क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 मेथड यूज होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, और जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, जो पहले फर्स्ट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से होगा, देन एनाएरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से होगा, और लास्ट में एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, और इसी बायोगैस का यूज एनर्जी सोर्स की फॉर्म में किया जाता है। तो उस बायोगैस का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जैसे हम बात करें तो उसमें मेथेन होता है जिसका मेजर कंपोनेंट होता है, सेकंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, H2, ये गैसेज इसके, नाइट्रोजन, ये सब गैस इसके अंदर आपको मिलेंगे। फिर है एनर्जी जनरेशन एंड एस्बिको कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे, ठीक है, और इसी के साथ हम बायो फर्टिलाइजर की बात करेंगे जिसमें साइनोबैक्टीरिया का यूज होगा, जिसके अंदर फंगी का यूज होगा, जिसमें कुछ डिजीज कंट्रोल एजेंट की बात होगी, जिसके अंदर वायरस की बात की जाती है, ट्राइकोडर्मा की बात की जाती है, इन सब की बात यहाँ पर की जाएगी बेटे। ठीक है, तो ये आपका 3rd यूनिट रहेगा। देन देखिए 4th यूनिट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेटे फर्स्ट में देखिए प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन IFB की तरफ से क्या दी गई है। ठीक है, EFB की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि किस तरह से फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA को तैयार किया गया है,
और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टूल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से हम जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे, फिर उसको किस तरह से कट करेंगे, फिर उसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे, वेक्टर की फॉर्म में किसको यूज किया जाएगा, ये सब बातें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी। ठीक है, इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, यानी बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में क्या यूज है, एग्रीकल्चर सेंटर में क्या यूज है। इसके अंदर बेटे ह्यूमन इंसुलिन की बात की जाएगी, वैक्सीन प्रोडक्शन की बात की जाएगी, जीन थेरेपी की जाएगी। जीन थेरेपी बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर दिया जाता है और हेल्दी जीन को उसकी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसमें बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप का फेमस एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। ऐसे ही इसके अंदर बीटी मेज की भी बात की जाएगी, बीटी बैंगन की भी बात की जाएगी और बीटी सोयाबीन की भी बात की जाएगी। फिर है बेटे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जो आगे की फर्दर स्टडी के लिए तैयार किए जाते हैं या फिर किसी एसेंशियल आप कह सकते हैं प्रोडक्ट जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए जिन्हें तैयार किया जाता है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, यानी इन्हें आप कह सकते हैं एक्चुअल में जीन ट्रांसफर के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर है बायो सेफ्टी इश्यूज जिसके अंदर बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट की बात की जाएगी। बायो पेटेंट क्या होता है बेटे, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसी या रिसर्च जो होती है उसको एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम बायो पेटेंट के नाम से जानते हैं। और जब किसी की रिसर्च को हम बिना किसी परमिशन के या डोनेशन के अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम बायोपायरेसी के नाम से जानते हैं। तो ये सब बेटा हम फोर्थ यूनिट के अंदर बात करेंगे। और लास्ट यूनिट हमारा रहेगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसके अंदर बेटे 4 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की। तो ये इकोलॉजी का पार्ट है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म और उसके हैबिटेट के बीच में होने वाले इंटरेक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म और जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर इंटरेक्ट करता है और इन्वायरमेंट के साथ इंटरडिपेंडेंसी को शो करता है। इसमें हम ये भी बात करेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कम्युनिटी के क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात होगी जिसके अंदर हैबिटेट नीके की बात की जाएगी, पॉपुलेशन की बात होगी, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात होगी, फिर पॉपुलेशन के इंटरेक्शन की बात होगी जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म होगा, कंपटीशन होगा, रिडेशन होगा, पैरासिटिज्म होगा, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात होगी जिसमें ग्रोथ की बात होगी, बर्थ रेट की बात होगी, डेथ रेट की बात होगी और एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पिरामिड्स बनाए गए हैं बेटे। वो पिरामिड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिरामिड है। और इस ऑर्गेनिज्म और एंड एनवायरनमेंट, ये जो फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है बेटे, ये इस चैप्टर का नाम ये रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड देखिए इकोसिस्टम की बात की जाएगी। इसमें पैटर्न इकोसिस्टम का और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात की जाएगी, प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी, डीकम्पोजिशन की बात की जाएगी, एनर्जी फ्लो की बात की जाएगी। जब हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे बेटे इससे पहले हम फूड चेन की भी बात करेंगे, फूड वेब की भी बात करेंगे और यहीं पर हम बताएंगे कि किस तरह से प्रोड्यूसर से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक 10% जो है वो एनर्जी का फ्लो होता है, 90% एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। फिर नंबर के पिरामिड की बात करेंगे, बायोमास पिरामिड की बात करेंगे, एनर्जी पिरामिड की बात करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि एनर्जी के जो पिरामिड होते हैं वो ऑलवेज अपराइट होते हैं, जबकि बायोमास एंड नंबर का जो पिरामिड है वो अप
मोस्टली अपराइट होते हैं, लेकिन सम कंडीशंस के अंदर वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन में वो इन्वर्टेड होंगे उसकी भी बात हम करेंगे। फिर है न्यूट्रिएंट साइकिल बेटे, इसमें कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल की बात की जाएगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात होगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग होता है बेटा किसी भी बारेन एरिया को, ठीक है, पायनियर कम्युनिटी के से होते हुए क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक किस तरह से पहुंचाया जाता है। यानी एक बारेन एरिया को हम डेंस फॉरेस्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। इस आगे इकोलॉजिकल सर्विसेज में जैसे कार्बन फिक्सेशन की बात करेंगे, पॉलिनेशन की बात करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज की हम बात करेंगे। फिर देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की जाएगी, जिसके अंदर 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी की बात हम करते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होती है और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होती है। इसके बाद में लैटिट्यूड ग्रेडियंट की बात करेंगे कि किस तरह से हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो किस तरह से पॉपुलेशन जो है, या आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इस बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि अगर ये हमारा अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर डाइवर्सिटी क्या होती है बेटे, लॉस होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कोलंबिया है जहाँ बर्ड स्पीसीज का नाम लिया गया है, तो यहाँ 1400 बर्ड स्पीसीज है। फिर आप 41 डिग्री पे नॉर्थ में आए तो न्यूयॉर्क होगा और न्यूयॉर्क के अंदर 105 बर्ड स्पीसीज है। फिर 71 डिग्री नॉर्थ में गए आप तो यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड मिलेगा और ग्रीनलैंड में 56 बर्ड स्पीसीज है। और यहीं पर इंडिया का जो पोर्शन आता है उसके अंदर आप देखेंगे कि 1200 बर्ड स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से हम डाइवर्सिटी को देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो आप सभी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी बनती है, इसी की वजह से हमें इकोलॉजिकल जो सर्विसेज है वो ऑब्टेन होती हैं। इसके बाद में देखो बेटा, इम्पोर्टेंस के बाद में आगे आएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन क्या हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जिसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात की जाती है, ओवर एक्सप्लोनेशन की बात की जाती है, एलियन स्पीसीज के इन्वेशन की बात की जाएगी, और इसी में बात की जाएगी एलियन स्पीसीज के इन्वेशन के बाद में जो 4th पॉइंट आएगा वो आएगा को एक्सप्लोनेशन की बात होगी बेटे। इसके अंदर क्या होगा कि ये पैरासिटिक, या आप कह सकते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने के कारण अगर वन ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है तो उस पर डिपेंड करने वाला अनदर ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। ऐसा पोलिनेटिंग एजेंट्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। फिर है बेटे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम हॉट स्पॉट की बात करेंगे, यानी आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 पैटर्न है, एक्सिटू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होगा कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनको उनके नेटिव प्लेस के ऊपर क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। इस कंजर्वेशन के अंदर हम देखेंगे हॉट स्पॉट की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, हम नेशनल जो पार्क्स हैं उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम स्केर्ड ग्रूव्स की यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद में जो आपका एक्सिटू कंजर्वेशन है बेटा, इसके अंदर हम जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं, बोटेनिकल गार्डन की बात करते हैं, पॉलन बैंक की बात करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, सीड बैंक की बात करते हैं। तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो बेटा
ये आपको दिया है कि नेशनल पार्क, आपके सेंचुरीज, स्क्रड ग्रूज, इंसिटू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन इसके अंदर आ गए। रेड डाटा बुक जो होती है इसके अंदर बेटा न्यूली एक्सटिंक्ट जो या एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उनकी बात करेंगे। जैसे मॉरिशस से डोडो है, अफ्रीका से क्वेगा है, ऑस्ट्रेलिया से थाइलेसीन है, ठीक है। और ऐसे ही रूस रसिया से जो है वो स्टीलर सी काऊ की बात की जाएगी। ऐसे ही बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर की 3 सब स्पीसीज की बात की जाएगी। ऐसे ही हम पैसेंजर पीजन की बात करेंगे कि किस तरह से उसका एक्सटिंक्शन हुआ है। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज की बेटा, जिसके अंदर एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के यहाँ पर बात की जाएगी। इसके बाद में इन पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस मेथड्स की बात होगी। एग्रोकेमिकल एंड देयर अफेक्ट्स की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज करते हैं तो उसका क्या अफेक्ट आता है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी सॉइल जो है वो अफेक्ट होती है इसमें। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ग्रीन हाउस अफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, डिफोरेस्टेशन क्या है, और 3 केस स्टडी होंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात इस चैप्टर के अंदर की जाएगी। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा जिसको हम बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी प्रकार से डन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।